हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सिक्स्थ क्लास हिस्ट्री का पाठ नंबर 3 का पार्ट 2। तो हमारे पाठ का नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। बच्चों, पार्ट 1 जो है इसका, उसके वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहां पर जाके आप इस पाठ का पार्ट 1 जो है उसको देख सकते हैं और चैप्टर को समझ सकते हैं। तो बच्चों, इस पार्ट 2 को अब हम समझना शुरू करते हैं। पार्ट 2 में हमारा पहला टॉपिक है स्थायी जीवन की और कि किस तरह से मानव ने एक जगह पर रहना सीखा। पुरातत्वविदों को पुरास्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, यानी कि पुरातत्वविदों को कुछ झोंपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ पे है? कश्मीर में। बुर्ज होम के लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था, और उनमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई होती थी ताकि उन्हें ठंड से सुरक्षा मिल सके। और साथ में पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर तथा बाहर आग जलाने के भी निशान जो है वो मिले हैं, जिससे पता चलता है कि शायद लोग जो हैं वो मौसम के अनुसार अंदर या बाहर खाना बनाते होंगे। यानी कि जो लोग थे वो गड्ढा खोदते थे और उसके अंदर जाके घर बनाते थे ताकि ज़्यादा ठंड से उन्हें सुरक्षा मिल सके और ज़्यादा गर्मी हो तो वो बाहर आ सके। तो बच्चों, आगे है, बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, यानी कि जो पुराने समय के थे उससे थोड़े से डिफरेंट हैं। तो उसको क्या नाम दिया गया है? नव पाषाण युग। जो उनसे थोड़े अच्छे सुधरे हुए हैं उनको नाम दिया है नव पाषाण युग। यानी कि उस टाइम के जो औजार थे वो धारदार थे, यानी कि पैने थे, उन पर पॉलिश किया जाता था या पॉलिश चढ़ाई जाती थी। इसके अलावा ओखली और मूसल का प्रयोग तथा वनस्पतियों से प्राप्त चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। जैसे बच्चों आपको पता है किसी भी चीज को पीसने के लिए आजकल हम मिक्सी का प्रयोग करते हैं, तो उस टाइम ओखली और मूसल का प्रयोग किया जाता था। आज से हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। बच्चों, जैसे कि आपने कहीं देखा होगा या ज्यादातर जो हमारे गांव हैं वहां पर आज भी ओखली और मूसल का प्रयोग किया जाता है। और इसके अतिरिक्त कुछ औजार जो थे वो हड्डियों से भी बनाए जाते थे। इसके अलावा पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। उन मिट्टी के बर्तनों के ऊपर अलंकरण भी किया जाता था, यानी कि डिजाइन भी बनाए जाते थे। इन बर्तनों का प्रयोग ज्यादातर लोग जो थे वो चीजों को रखने के लिए करते थे। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। इसके अलावा चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार के रूप में महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। साथ साथ में लोग जो थे वो कपड़ा भी बुनने लगे थे। इसके लिए उन्हें कपास के पौधों की आवश्यकता पड़ती होगी। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि उस समय लोग जो थे उन्होंने कपास के पौधों को उगाना भी आरंभ कर दिया था। बच्चों, आगे आता है कि क्या ये जो परिवर्तन हुए ये सारे एक साथ हुए होंगे? लेकिन बच्चों, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन इकट्ठा करने का काम करते थे, वहीं अन्य जगह हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे जो लोग थे वो पशुपालन तथा खेती भी करना उन्होंने आरंभ किया। बहुत से जो लोग थे वो मौसम के अनुसार जगह बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अन्य रीति रिवाज, कि उस समय लोगों के रीति रिवाज कैसे होते होंगे। पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया जिनमें प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे। जैसे कि बच्चों हमने पहले भी पढ़ा कि ज्यादातर कृषक और पशुपालकों के ही अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, जिन्हें जनजाति कहते थे। अब एक नया शब्द आया है, जनजाति। क्या कहते थे? जनजाति। विद्वानों ने पाया है कि ये लोग
कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते थे जो संभवतः पहले से ही प्रचलित थे, यानी कि जो पहले से ही प्रचलित थे उनको मानते थे। अब हमारा नेक्स्ट आता है जनजाति। जनजाति क्या है, क्या होती है जनजाति? प्रायः जनजाति के लोग छोटी सी बस्ती में रहते थे। अब जनजाति क्या हुई? एक छोटी सी बस्ती में रहने वाले लोगों को क्या बोलेंगे? जनजाति। ज्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते थे। इस तरह परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते थे, यानी कि छोटी सी बस्ती में रहने वाले कुछ लोगों के समूह को या कुछ घरों के समूह को हम क्या बोलेंगे? जनजाति। अब ये जनजाति के जो लोग थे ये क्या करते थे? इनका मुख्य काम क्या था? इनके ज्यादातर सदस्य शिकार करते थे। क्या करते थे? शिकार, भोजन को इकट्ठा करते थे, खेती करते थे, पशुओं को पालते थे, मछलियों को पकड़ते थे। और ज्यादातर महिलाएं यानी कि औरतें जो थी वो क्या करती थी? खेतों में काम करती थी, घरों का काम करती थी, जमीन को साफ करके उसमें बीज बोना, पौधों की देखभाल करना, फसलों को काटना, बच्चों की देखभाल करना, चिड़ियों तथा जानवरों से अपनी फसलों को बचाना। और साथ में जो ये महिलाएं जो उन्होंने अनाज पैदा किया होता था उसको मूसल और ओखली में कूटती तथा पशुओं को पालती, उनके झुंडों को चराने ले जाती और साथ में दूध निकालती, टोकरियां बनाती, बर्तन बनाती इत्यादि जो थी वो काम करती थी। इसके अलावा महिलाएं जो थी वो नाच गाना, घरों को सजाना आदि के काम किया करती थीं। अब आगे आता है कि कुछ व्यक्तियों को यानी कि उनमें से जो ज्यादातर जो वृद्ध होगा या नौजवान योद्धा होगा उसको वो अपना नेता मानते थे। आगे आता है कि जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती थी। इन जनजातियों में ज्यादातर लोग भाषाएं, संगीत, कहानियां तथा चित्रकारी आदि करते थे तथा वे अपने देवी देवताओं पर ज्यादा विश्वास रखते थे। बच्चों, जमीन, जंगल, घास के मैदान, पानी के ऊपर पूरे कुनबे यानी कि जो उनकी अपनी बस्ती होती थी उन सभी का अधिकार होता था। और जनजातियों की जो बस्तियां होती थी उनमें ना तो कोई अमीर होता था और ना ही कोई गरीब होता था। नेक्स्ट आता है मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ कहाँ पे है? मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में है। कि मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु कैसा था? अब यहाँ पे है आगे कि ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान था। क्या था वो? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ संभवतः एक स्थान है जहां पर स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं और भेड़ बकरियों को पालना सीखा। साथ में यहाँ खुदाई से पहले के स्तरों में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की जो हड्डियां हैं वो प्राप्त हुई हैं। इसमें उन्हें हिरण, सुअर, जंगली जानवरों की हड्डियां जो हैं शामिल हैं। कई स्तरों पर यहाँ पे पुरातत्वविदों को भेड़ बकरियों की हड्डियां जो हैं वो ज्यादा मिली हैं। आगे बच्चों, मेहरगढ़ में हड्डियों के अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं और प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक ज्यादा कमरे हुआ करते होंगे और साथ में शायद वहां पे एक स्टोर, भंडारण यानी कि अनाज को इकट्ठा करने का भी एक कमरा हुआ करता होगा। आगे आता है कि सगे संबंधियों की मृत्यु के बाद लोग जो हैं वो उनका काफी सम्मान करते होंगे या उनके प्रति काफी सम्मान जताते होंगे। लोगों में उस समय आस्था रही होगी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ यानी कि जो मृतक की कब्र होती थी उसके साथ उसका जो उसको सामान अच्छा लगता होगा उसको भी दफना दिया जाता था। मेहरगढ़ में कई ऐसी कब्रें मिली हैं जिसमें एक बकरी को भी दफनाया गया था ताकि लोग ये समझते थे कि जो मरने वाला है वो परलोक जाने के बाद इसे खा लेगा। अगला हमारा टॉपिक है दाउजली हेडिंग। दाउजली हेडिंग कहाँ पे है? दाउजली हेडिंग आएगा नागालैंड की तरफ, नागालैंड साइड। तो इसमें बताया गया है कि ये पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर था। कहाँ पे था? म्यांमार और चीन के जाने वाले रास्ते की एक बड़ी सी पहाड़ी पर। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ
लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। अब खरल और मूसल मिले हैं, यानी कि ओखली और मूसल मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे लोग अनाज उगाते होंगे और उसे कूट के फिर अपना जीवन जो है वो चलाते होंगे। साथ ही यहाँ से जेंडाइट पत्थर भी मिला है। अब एक नया शब्द आया है, जेंडाइट। ये एक बहुमूल्य पत्थर था। ये कहाँ से लाया जाता था? ये ज्यादातर चीन से लाया जाता होगा। संभवतः ये पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पुरस्थल से काष्ठम यानी कि एक सख्त लकड़ी होती है, बहुत पुरानी लकड़ी होती है, जो पत्थर की तरह काफी सख्त जो है वो हो गई होती है। उससे भी औजार और बर्तन जो हैं वो बनाए जाते होंगे। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा भोजन संग्रहण से उत्पादन तक कि कैसे भोजन को इकट्ठा किया गया और कैसे भोजन का यानी कि फसलों का उत्पादन किया गया और लोगों का उस समय जीवन कैसा था। जो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।